तो जो टॉपिक है और इसी समस्या से इस समय आप जूझ रहे हैं कि भाई आंसर्स कैसे लिखें। देखो, अनलाइक सीबीएसई बोर्ड, आईएससी में कभी भी टॉपर्स की कॉपी को रिवील नहीं किया जाता है, इसलिए कभी भी आइडिया नहीं लग पाता है कि बॉस हमें कैसे आंसर प्रेजेंट करने चाहिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। और ये दिक्कत तो सामना आप फेस कर ही रहोगे, आपने पहले भी बोर्ड का एग्जाम नहीं दिया है तो आपको पता ही नहीं है एग्जैक्टली पेपर में लिखते कैसे हैं। सीबीएसई बोर्ड के अंदर तो टॉपर्स की कॉपी हर साल रिलीज होती है, तो एक आइडिया लग जाता है कि कैसे लिखना चाहिए। आईएससी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो क्या है, तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए मैं बताता हूं कि आईएससी में आपके कुछ तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कॉमर्स के एग्जामिनेशन में। तो हर टाइप के क्वेश्चन का अलग तरीका होगा प्रेजेंट करने का। तो पहला है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ना 3 कैटेगरीज के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि क्या, पहला है एमसीक्यूज विद 4 ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देन ट्रू और फॉल्स का पूछा जा रहा है। तो अगर आपसे मैं ये बोलूं एमसीक्यू का आंसर देना है, जैसे लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है, कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है एंड देन इट्स हैड 4 आंसर्स ए बी सी एंड डी। तो जब भी इसका आप आंसर लिखेंगे तो आप आंसर पूरा लिखे, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट आंसर है लेट्स से बी करेक्ट ऑप्शन है, और बी में लिखा है लेट्स से प्लानिंग, ठीक है ना। तो तुम यहां पर लिखोगे इसका आंसर है बी डैश प्लानिंग। बात समझ में आई? खाली बी लिखकर मत चले आना, आपके नंबर हो सकता है कट जाएं, ठीक है। तो जो ऑप्शन है उस ऑप्शन का नंबर अलोंग विद जो उस ऑप्शन में लिखा है वो पूरा लिख के आना पड़ेगा जब भी आप आंसर दे रहे हो, ठीक है। बात समझ में आ गई? फिल इन द ब्लैंक्स में आपको डायरेक्टली आंसर ही लिखना पड़ता है। लेट्स से फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, आप उस केस में क्या करोगे, आपसे ऐसे करके डैश करके एक आपसे क्वेश्चन बोला गया हुआ है, लेट्स से कुछ भी क्वेश्चन बोला गया है और इसका आंसर है लेट्स से ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है, ठीक है ना, और इसका आंसर है लेट्स से ऑर्गेनाइजिंग। तो इसका जब तुम आंसर लिख रहोगे तो लिखो आंसर नंबर 1 का सेकेंड पार्ट ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। इतना लिख के छोड़ दोगे, काम बन जाने वाला है। ट्रू फॉल्स में सिर्फ ट्रू और सिर्फ फॉल्स भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, अनटिल एंड अनलेस आपसे रीजन ना पूछा गया हो। क्लियर है? समझ में आ गया कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड का आंसर तुम्हें परफेक्ट तरीके से कैसे लिखकर आना है इन योर कॉमर्स पेपर। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन पूछा आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्क्राइब करो, एक्सप्लेन करो, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे होंगे। उस केस में आपको क्या करना है, कुछ बातों का ध्यान देना है। लेट्स से अगर कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है तो उसमें 5 पॉइंट्स लिखने हैं, 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट्स, 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट्स, 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स लिखकर ही आने पड़ रहे होंगे, जितने नंबर उतने पॉइंट्स में आंसर लिखकर आना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लिखा एक्सप्लेन एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आ गया आपसे तो आप क्या लिखोगे, आंसर लिखा तुमने पहला, तो या फिर ऐसे भी सकते हो 4 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग आ रहा है फॉलोज, या तो आप सीधा लिख सकते हैं पहला कॉस्टली प्रोसेस, साइड हेडिंग लिखो, कोशिश करो उसको अंडरलाइन कर दो और साइड हेडिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन 2 से 3 लाइन के अंदर डिस्क्राइब कर दीजिए। जैसे मैंने डिस्क्राइब कर दी यहां पर, प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, मनी टाइम एंड एफर्ट्स हैव टू बी स्पेंट इन फोरकास्टिंग, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एटसेट्रा, दैट्स इट। पूरी राम कथा लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, 2 से 3 लाइन का एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज इनफ फॉर यू। साइड हेडिंग एग्जैक्टली सीबी गुप्ता से मैच करनी चाहिए, एल्स आप प्रॉब्लम में आओगे। समझ में आ गया एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, जितने एक नंबर का क्वेश्चन उतने पॉइंट्स आपको लिखकर आने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपसे क्वेश्चन पूछता है कभी कभी विच आस्क यू टू आइडेंटिफाई, अक्सर ये केस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आता है कि भाई आपको एक केस दे रखा है और उसमें बोला है कि टेल मी विच राइट इज वायलेटेड, तो तुमको पूरा लिखकर आना पड़ेगा। लेट्स से ये है क्वेश्चन नंबर 1 का ए का आंसर, तो ठीक है लिखोगे इन द अबव केस, इन द अबव केस लेट्स से राइट टू सेफ्टी, और इसको अंडरलाइन किया इज वायलेटेड, ठीक है ना। और अगर आप सीधा राइट टू सेफ्टी भी लिखकर आ सकते हो तो भी सही होगा। क्लियर है? आइडेंटिफाई में एक्सप्लेन नहीं करना है। स्टेट जैसा क्वेश्चन हो कि स्टेट विच ऑब्जेक्टिव इज यूज, स्टेट हो गया, आइडेंटिफाई हो गया, उसके इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं करना, सिर्फ लिखकर आ जाना है वो पॉइंट। जहां पर डिस्क्राइब और एक्सप्लेन होगा वहां पर साइड हेडिंग विद एक्सप्लेनेशन 2 to 3 लाइंस का अंदर लिखकर आना है आपको पेपर में।
आगे बढ़ते हैं और किस तरह का क्वेश्चंस आपसे पूछे आएंगे पेपर में। आपसे डिफरेंसेस पूछा जाएगा, तो डिफरेंसेस में आप बिना बेसिस के डिफरेंस मत लिख कर आना। डिफरेंसेस में आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और वन वर्ड वाले डिफरेंस भी एक्सेप्टेबल हैं। अगर कोई मान लो एक बेसिस है, यहां पर स्कोप, और यहां पर स्कोप पे लिखा है वाइड और यहां लिखा है नैरो, तो ऐसा नहीं है कि टीचर आपके नंबर काट देगा, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस पे। बात समझ में आ रही है? जो बेसिस लिखें वही दोनों तरफ फॉलो कर ले। कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं, जैसे यहां लिखा है टाइप, यहां लिखा है क्या ये गलती क्या करते हैं, बेसिक्स में लिखा टाइप, टाइप में एडवर्टाइजिंग के तो टाइप बता दिए, मान लो अगर टाइप होते, ठीक है ना, लेकिन सेल्समैनशिप की मीनिंग लिख दी तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बेसिस जो आप कर रहे हैं वो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अगर मैं टाइप डिस्कस कर रहा हूं तो एडवर्टाइजिंग के भी टाइप और सेल्समैनशिप के भी टाइप आपको डिस्कस करने पड़ेंगे। तो दोनों तरफ जो डिफरेंस लिख रहे हैं वो एक ही चीज को नापने वाला, कंपैरिजन करने वाला होना चाहिए। एक तरफ मीनिंग, एक तरफ टाइप लिख देंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। और जब भी आप आंसर लिखें तो बिना बेसिस के ना लिखें डिफरेंसेस के अंदर। अब मान लो डिफरेंसेस आपसे पूछा गया है 3 नंबर का, तो कितने डिफरेंस लिखोगे? 3। 4 का पूछा गया तो 4, 5 का पूछा गया है 5, 2 का पूछा गया तो 2। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस चीज में? चल बॉस आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं, अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें स्टेप्स या प्रोसीजर पूछा जा रहा हो। तो स्टेप्स और प्रोसीजर वाले क्वेश्चन पर सभी क्वेश्चन सही सही स्टेप, सही सही नंबरिंग पर लिखना। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन है हमारा, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो पहला स्टेप क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो नंबर 1 पर डालकर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स ही लिखोगे। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स लिखा, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन 1 2 3 लाइन के अंदर, 2 से 3 लाइन के अंदर आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड क्या है? एस्टैब्लिशिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। और फिर एस्टैब्लिशिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस सेकंड नंबर पे लिखा, उसके बारे में 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। अब बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, लेट्स से ये थर्ड पॉइंट है, इस थर्ड पॉइंट को अगर बच्चे ने दूसरे पे लिख दिया और दूसरे को तीसरे पे लिख दिया, आपका आंसर कट के 0 हो जाएगा। स्टेप्स का आंसर जिस नंबर पर जो पॉइंट है उसी पर लिखकर आना पड़ेगा, ऐसा फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप्स, प्रोसीजर या प्रोसेस वाले क्वेश्चन के अंदर, कम्युनिकेशन में प्रोसेस होता है ना, उसको उसी स्टेप में, उसी हायरार्की में लिखकर आना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अब तुम्हें समझ में आ गया होगा बॉस कि यार करना कैसे है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। एक और चीज मैं तुमको हेल्प करना चाहता हूं कि भाई जैसे आप सेक्शन ए अटेम्प्ट कर रहे हैं, सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन एक ही जगह अटेम्प्ट करें, सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन एक ही जगह अटेम्प्ट करें, और सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन एक जगह ही अटेम्प्ट करें। अलग अलग हैफेजर्ड वे में पेपर अटेम्प्ट ना करें, एल्स आप प्रॉब्लम में आएंगे और जो आपका कॉपी चेकर है उसको भी दिक्कत होती है। और मैं अभी तुमको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर तुम्हारी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है और उसको और बूस्ट करना चाहते हो तो मेरे साथ फटाफट से तुम आओ और गेस्ट पेपर में तुरंत एनरोल कर लो। गेस्ट पेपर में मैंने 5 गेस्ट पेपर दिए हैं, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपका पेपर वहीं से बनकर आ रहा होगा। 499 रुपीज का गेस्ट पेपर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर एनरोल कर सकते हैं। 5 गेस्ट पेपर पहले पढ़ लो, फिर रिवीजन करना शुरू करना। आप देख सकते हैं ये सारे गेस्ट पेपर के अंदर मैंने चीजें इंपोर्ट कर रखी हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, मिलते हैं बहुत जल्दी एक जबरदस्त वीडियो के साथ। बाय बाय।